सो इस तरह से हमने ये पूरे लिख लिए थे हमारे पास। अच्छा, ये बता रहा था मैं आपको कि डमी की वजह से एक प्लांट बढ़ जाएगा। 1 2 3 नंबरिंग इसकी होगी, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम इन डिसीजन वेरिएबल्स को यहाँ पुट कर देंगे, उसके बाद उनकी कोफिशिएंट्स पुट कर देंगे, उसके बाद हम कोफिशिएंट पुट करने के बाद जो है वो, अच्छा हमारे पास कितने से कितने कांस्टेंट्स बन जाएंगे। अब देखें कांस्टेंट हमारे पास बन जाएंगे 10। देखें 10 आ रहे हैं हमारे पास। और डिसीजन वेरिएबल्स कितने बन जाएंगे, 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12। 12 प्लस 9 इज 21 डिसीजन वेरिएबल्स बन जाएंगे। देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 21 डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा पहले वाले में क्या होगा, 1 से उसी तरह से 1 से 4 प्लस 1 से 5 प्लस 1 से 6, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 1200। तो 1 से देखें, यहाँ देखें 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, it has to be less than equals to that much and that 1200। फिर 2 से 4, ये देखें नीचे वाले कांस्टेंट में 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6। फिर अब हमारे पास सोर्स पूरी हो गई, सॉरी अभी हमारे पास एक और कांस्टेंट होगा डमी की वजह से। तो डमी की वजह से भी अगेन 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6 हम करेंगे। 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 660। जितने से एक्सेसिव है आपकी, ये देखें 660। अच्छा, इसके बाद आपके पास वेयर हाउस के रिस्पेक्ट से बनेंगे। तो वेयर हाउस के रिस्पेक्ट से, वेयर हाउस के पास आया कहाँ से, वेयर हाउस के पास आया, वेयर हाउस का नाम है 4, वेयर हाउस नंबर 1 का नाम है 4। तो 4 के पास आया कहाँ से, 1 2 3 से आया। 1 से 4 माइन आया जहाँ से वहाँ नेगेटिव लिखते हैं। तो 1 से 4 नेगेटिव, 2 से 4 नेगेटिव, 3 से 4 नेगेटिव। यहाँ से तो 4 के पास आ गया। अब 4 आगे डिलीवर किस किस को कर रहा है, डिलीवर कर रहा है 4। देखो 4 5 और 6 ये वेयर हाउसेज ही है। तो 7 को डिलीवर करेगा, 7 पहला कस्टमर है। तो 4 से 7, 4 से 8, 4 से 9 और 4 से 10 इनको डिलीवर कर दिया इसने। इसी तरह से जो है वो 5 यानी क्या, वेयर हाउस नंबर 2, इसके पास आया कहाँ से, 1 से आया 5 के पास, 2 से आया 5 के पास और 3 से आया 5 के पास, -1। और डिलीवर किनको कर रहा है ये 5, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को। सिमिलरली हमारा आखिरी वेयर हाउस, दैट इज वेयर हाउस नंबर 6। वेयर हाउस नंबर 6 का मतलब वेयर हाउस 3। 6 के पास आया कहाँ से, 1 2 3। तो 1 से 6 नेगेटिव, 2 से 6 नेगेटिव, 3 से 6 -1 और 3 ने आगे सप्लाई कहाँ किया, वो +1 हो जाएंगे। तो 6 ने हमें आगे सप्लाई किया 7 को, 6 से 7, 6 से 8, 6 से 9, 6 से 10। ठीक है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू डेस्टिनेशन हम देख लेंगे कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले। 7 7 का मतलब कस्टमर नंबर 1, उसकी डिमांड फुलफिल किसने की, वेयर हाउस नंबर 4 ने, 5 ने और 6 ने। तो 4 से 7, फिर 5 से 7, फिर 6 से 7, it has to be greater than equals to the demand of customer number 1, that is 7 800। सिमिलरली हम कॉन्स्टेंट नंबर 8 के ऊपर आ जाएंगे। तो वंस हमारे पास आ जाएगा 4 से 8, 5 से 8 और 6 से 8। ठीक है, और ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह से हम इसके लिए पुट कर देंगे और इसके लिए पुट कर देंगे। तो ये हमारा डेटा टेबल बन जाएगा। इसको उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ले जाके 10 कांस्टेंट और 21 डिसीजन वेरिएबल्स मिनिमाइजेशन का सेट करके कॉपी पेस्ट करके वहां जाके सॉल्व का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन लिस्ट में ये रिजल्ट आ जाएंगे। अब जब ये सोल्यूशन लिस्ट में रिजल्ट्स आ गए तो यहाँ पे हमें
इस डेटा को अकॉर्डिंग टू टेबल हम कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा टेबल है, यानी कि सोर्स टू वेयर हाउस, वेयर हाउस टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स यानी कि फैक्ट्री 1 से तीनों वेयर हाउस तक जा रहा है, फिर फैक्ट्री 2 से तीनों वेयर हाउस तक जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से वेयर हाउस 1 से चारों कस्टमर तक जा रहा है, फिर वेयर हाउस 2 से चारों कस्टमर तक जा रहा है, फिर वेयर हाउस 3 से। इस तरह से डेटा टेबल बना लेंगे। ठीक है, पहला होगा आपके पास क्वांटिटी, यहाँ लिख देंगे QTY। क्वांटिटी यहाँ लिख देंगे, ठीक है, पर यूनिट, यूनिट प्राइस, और यहाँ हो जाएगा टोटल। ठीक है, बोर्ड। ठीक है, इसके बाद हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ। तो 1 से 4 यानी कि वेयर हाउस 1 पे कितने यूनिट्स गए, इतने, पर यूनिट इतना था, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। फिर 1 से 4 के बाद 1 से 5, 1 से 6 कुछ किया ही नहीं, तो दोनों डिपूट्स के लिए कुछ नहीं किया। फिर 1 से 2 से 4, 2 से 5 भी कुछ नहीं किया, यानी कि 2 से 4 का मतलब वेयर हाउस 2 से वेयर हाउस 1, 2 से वेयर हाउस 2 कुछ नहीं किया, 2 से वेयर हाउस 3 यानी कि 2 से 6 जरूर सेंड हुआ है, 2800 यूनिट्स, तो हमने यहाँ पुट कर दिए। इसकी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया, टोटल निकाल लिया हमने सारी कॉस्ट का। तो ये आ गई फैक्ट्री से लेकर वेयर हाउस तक की टोटल कॉस्ट, 9,72 नहीं 97,200। फिर हमने वेयर हाउस से कस्टमर 4 चारों कस्टमर का डेटा देख लिया, और यहाँ से डेटा उठा के पुट करना शुरू कर दिया, फिर यहाँ से पुट कर दिया, फिर यहाँ से पुट कर दिया। ठीक है, अब हमने एडजस्टमेंट कहाँ पास करनी है, एडजस्टमेंट वहां पास करनी है जहां से डेटा फैक्ट्री 3 से जो डेटा जिस वेयर हाउस को गया हो, फैक्ट्री 3 से किस वेयर हाउस को गया था, पहले ये ढूंढते हैं। तो अगर आप नोट डाउन करें, सो इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पे कि हमें ये जज करना है कि डमी से किसके पास डेटा गया है, डमी से किस प्लांट के पास पहले डेटा गया है, फिर उस प्लांट ने आगे किस कस्टमर्स को वो डेटा दे दिया उठा के। ठीक है, तो वो डेटा एक्चुअली गया नहीं है, वो बिला वजह की कॉस्ट इनकर हुई हुई है, उसको एडजस्ट करना है, उस कॉस्ट को माइनस आउट करना है। तो अगर आप देखें, डमी हमारे पास 3 था, 3 से 4 के पास डेटा गया है, तो भाई 4 हमारी जो है हमारे लिए वो हाईलाइट हो गया कि 4 पे हमने देखना है कि 4 ने किस किस को कितना कितना डेटा दिया है। 4 से के पास 520 यूनिट ऐसे गए हैं वेयर हाउस यानी कि 1 के पास, 4 का मतलब वेयर हाउस 1 है, वेयर हाउस 1 के पास 520 यूनिट्स ऐसे गए हैं जो कि गए ही नहीं है, ख्याली हैं, डिलीवर नहीं हुए, डमी है। और उसने वो 520 यूनिट जिसको चिपकाए हैं, एक्चुअली वो गए नहीं है, तो वहां से वो डेटा को माइनस करेंगे ताकि कॉस्ट जो बिला वजह की इनकर हुई हुई है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, दूसरा 3 से किसके पास गया है, वेयर हाउस नंबर 2 के पास तो कुछ नहीं गया, 5 का मतलब वेयर हाउस 2 था, तो वेयर हाउस 2 ने जिसको सप्लाई किया है हमें उस पर कोई जो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेयर हाउस 3 के पास भी डमी से 140 यूनिट्स गए हैं, तो 140 यूनिट्स हमने जो है वो वापस रिड्यूस करने। तो रिड्यूस किसके करेंगे, प्रायोरिटी वाइज जिसकी कॉस्ट सबसे मैक्सिमम होगी उसको 140 यूनिट जो है वो कम देंगे। इसी तरह से फैक्ट्री 3 के हिसाब से यानी कि वेयर हाउस 3 के हिसाब से वेयर हाउस 1 के हिसाब से 500 यूनिट जो गए हैं, 520 यूनिट वेयर हाउस 1 के पास यानी 4 के पास। 4 आगे जो है वो 7, 8, 9, 10 जिन जिनको सप्लाई कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसकी होगी पर यूनिट, उसको 520 यूनिट्स मना कर देंगे। अगर उसकी को के कैंसिल आउट करने के बाद भी अभी भी कुछ यूनिट्स बच जाएंगे तो फिर उसके बाद वाला जो मैक्सिमम होगा उसकी कॉस्ट को उतने से
रिड्यूस कर देंगे। क्लियर है? तो अब जरा देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। जब हमने डेटा टाइप कर लिया उसके बाद हम सारा डेटा पहले एज इट इज टाइप कर लिया करें, उसके बाद हम एडजस्टमेंट जहाँ जहाँ करनी है उस उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें। तो सबसे पहले वेयर हाउस 1 से वेयर हाउस 1 पे इशू है हमारा और वेयर हाउस 3 पे इशू है। ठीक है, 2 पे तो जो डेटा गया है वो, और इत्तेफाक से 2 पे डेटा ही नहीं गया ठीक है, 2 पे किसी और से भी डेटा नहीं गया। ठीक है, डमी तो डमी, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है टू वेयर हाउस 2 का। अब वे 1 से यानी कि 4 जो इसका नाम था, डिपो 1 का नाम 4 था, 4 से के पास डेटा आया 520 यूनिट्स का। और इसने आगे सप्लाई कहाँ कहाँ किया? 4 ने सप्लाई किया है, अब यहाँ से चेक कर लें। 4 ने 7 को नहीं सप्लाई किया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 4 ने वेयर हाउस 7, कस्टमर नंबर 1 2 3 इन तीनों को तो सप्लाई नहीं किया, किया ही एक ही कस्टमर को है, तो यहीं से पूरे के पूरे 520 यूनिट एडजस्ट कर देंगे। वेयर हाउस 1 ने यानी कि 4 ने 10 को सिर्फ सप्लाई किया है 1720 यूनिट। 1720 में से माइनस 520 यूनिट जो है वो फर्जी डमी थे, तो 1720 में से माइनस कर देंगे 520, तो आपके पास इतने यूनिट्स की कॉस्ट कट जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो जो आंसर आएगा ऑटोमेटिकली वो 1200 यूनिट्स का आएगा, 1720 यूनिट्स का नहीं आएगा, क्योंकि 520 यूनिट्स तो थे ही नहीं, डमी थे, ख्याली यूनिट्स थे। अच्छा, अब उसके बाद डीपू नंबर 3 यानी कि 6 के ऊपर देखते हैं कि 6 के ऊपर 140 यूनिट जो आए थे, तो 6 ने आगे सप्लाई कहाँ कहाँ की है? तो 6 ने आगे सप्लाई किए हैं 8 के पास, 7 के पास भी किए हैं, 8 के पास भी किए, 9 के पास, सिर्फ 10 के पास नहीं किए। ठीक है, तो जरा हम देख लेते हैं। 10 का मतलब कस्टमर नंबर 4, कस्टमर नंबर 4 के पास उसने कुछ किया ही नहीं है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर कस्टमर नंबर 4 के पास करता कुछ यूनिट, तो सबसे पहले हम कस्टमर नंबर 4 के पास से 140 यूनिट माइनस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट सबसे हाई जो है वो कस्टमर नंबर 4 की है, लेकिन यहाँ तो उसने यूनिट ही नहीं सप्लाई किया, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ what we have to worry that what is the next maximum value per unit cost, तो ये 17 थी नेक्स्ट मैक्सिमम। ठीक है, तो 17 के पास यूनिट कितने डिलीवर किए? 5 हमारे पास है। 17 के पास यानी कि ये जो हमारा 9 वाला है, 6 से 9 यूनिट कितने आए ये देखें, यहाँ देखें, 6 से 9 यूनिट आए हैं 665। ये 665 में से ही हम 140 यूनिट्स माइनस कर देंगे, क्योंकि सबसे हाई कॉस्ट इसकी है, तो इसको हम पहले मना करेंगे। इसकी डिमांड जितनी है उतनी फुलफिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है। बाकियों की पूरी कॉस्ट कर दें, डिमांड पूरी फुलफिल कर देंगे, तो देखो उनको उनको नहीं कट कर रहे, उनके जितना जितना यूनिट्स चाहिए थे 800 1475 वो पूरा दे दिए। इस पे देखिए हमने 665 में से माइनस कर दिए 140 यूनिट्स, क्योंकि जो इसके पास 140 यूनिट्स आए थे वो क्या थे? वो डमी थे, क्योंकि ये 140 यूनिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ना, ये तो आ रहे हैं 3 से, और 3 प्लांट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 665 में से माइनस कर देंगे 140, तो जो रिमेनिंग बचेगा 525। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो हमारे पास यहाँ कॉस्ट 140 यूनिट की जो बिला वजह इनकर हुई थी वो माइनस हो गई। ठीक है, अब ऊपर वाली कॉस्ट को ऐड कर दिया, इसको और इनको सबको सम कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको सम कर दिया, तो एक कॉस्ट आ गई ये वेयर हाउस से कस्टमर तक की, और ये आ गई फैक्ट्री से वेयर हाउस तक की। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 159850। ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, जबकि सिस्टम हमें कितनी बता रहा है? 171070। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट में हमारे पास डमी प्लांट की कॉस्ट भी शामिल है, और डमी उसकी तो डमी तो हमने दी ही नहीं है, तो वो कॉस्ट कैसे हम ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी होती हैं। ये कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, इसमें एडिशनल कॉस्ट इनकर हुई हुई है कितने यूनिट्स की? तो तकरीबन 660 यूनिट्स की। ये देखें 660 यूनिट की, तो वो हमने बैलेंस आउट की है, जहां इजाफी
यूनिट्स गए हुए डमी, उनको वहां से माइनस किया तो उनकी कॉस्टिंग कम हो गई, टोटल कॉस्टिंग वहां से कम हो गई। वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, एक ये था और एक ये था। ओवरऑल कॉस्ट हमारी जो है वो आ गई ट्रांसशेपर्ड मॉडल की। तो ये आज हम यहाँ तक रखेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग। ठीक है।